नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। रिजल्ट आ चुका है इनका। रिजल्ट आने के बाद भी इस स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं हुआ, जबकि प्रॉफिट में कमी देखने को मिली, प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी बैंक को। इन सब के बावजूद भी स्टॉक क्यों भागा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है रिजल्ट का डिस्कशन। तो हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। आज आपके लिए हम रिजल्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और जैसे ही हम बड़ा करें तुरंत आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा एहसान किया इन्होंने, स्टैंड अलोन लिखने के जगह पे थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो गई है, तो उसको आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। अभी देखिएगा, हम इस क्वार्टर से इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं। आप देखोगे 66,000 करोड़ रुपए कमाया इन्होंने ब्याज से। 67,000 करोड़ रुपए कमाए थे पिछले साल के इस क्वार्टर में ब्याज से, यानी कि यहाँ पर हमको कमी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो वहाँ से भी एक छोटी सी हमको कमी देखने को मिली है। अब ये जब जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इस रिजल्ट के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6% का जंप तो आ नहीं सकता। तो ऐसा क्या हुआ कि जंप आया है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप टोटल इनकम की बात करना चाहोगे तो जस्ट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये 75,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई इनकी, और 75,000 करोड़ रुपए 341 75,341 करोड़ की कमाई पिछले क्वार्टर में हुई थी। और पिछले साल के इस क्वार्टर में लगभग 76,500 करोड़ की कमाई हुई थी, ठीक। अब इतना डेटा हमने लिया, यहाँ से हमको कुछ ऐसा नहीं लगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भागा दौड़ी मच जाए, ठीक। हम इस चीज़ को अभी लेकर चलते हैं आगे। अब हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, इन्होंने ब्याज पे कितना पैसा खर्च किया, ठीक है। टोटल इनकम हमने देख लिया। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये 4 नंबर पॉइंट देखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, जिससे कि मैं यहाँ पर मार्क करता हुआ चलता हूँ। ये 4 नंबर पॉइंट है, ठीक। ये लाइन मैंने तीर बना दी है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, अब बड़ा करने में तीर ही हमारी खराब निकल गई, बेकार तीर थी। खैर, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। 37,914 करोड़ रुपए इस बार इनको ब्याज पे खर्च करना पड़ा। 37,914 करोड़। यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। पिछली बार से इनको ब्याज पे कम पैसा खर्च करना पड़ा है। इसका मतलब है कि लो कॉस्ट फंडिंग इनके पास ज़्यादा है। और जिन लोगों के पास एफडी वगैरह थी, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा समझा कीजिए। लोगों ने अपनी एफडीज़ को तुड़वाया है, और इसीलिए इनको ब्याज कम देनी पड़ी है। उस पैसे को हो सकता है कि लोगों ने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हो, या फिर अपने किसी यूज के लिए किया हो, क्योंकि ब्याज लगातार कम हो रही है। चाहे पिछले साल के इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया था ब्याज में। और अगर आपको ये जो 40,000 करोड़ खर्च किया था वो 37,914, यानी कि 2,000 करोड़ अगर ब्याज इनको कम देनी पड़ी है, तो आप इसके पीछे की कहानी समझिए कि 2,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट कम दिया है बैंक ने। तो उसमें से कितने लोगों का फंड इन्होंने रिलीज़ किया होगा एज एफडी, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को फंड की दिक्कत आई थी, उन्होंने अपनी एफडीज तोड़वाई हैं। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल 100% तथ्य है, नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हम एक अनुमान लगाते हैं, मैं अपनी बात आपसे कहता हूँ, लोग अलग अलग बातें भी कह सकते हैं। अभी तक का जो हमने रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट में हमें कुछ एंथुजियास्टिक नहीं दिखा है। तो अब हम थोड़ा सा चलेंगे कहाँ पर, इनको प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और उसी के लिए तो हम आप सब रिजल्ट देखते हैं किसी कंपनी का। तो आप सीधे प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट 14 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा, उसके बाद प्रोविजनिंग पे चलूँगा वापस। तो इस साल के इस क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में, इनको 5,196 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछली बार से बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट है, जस्ट पिछले क्वार्टर से। लेकिन हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले साल से। तो यहाँ से एक ड्रॉप हमको देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर भी हम एक मिक्स्ड सा माहौल देख सकते हैं कि जो पिछली बार प्रॉफिट हुआ था उससे तो बढ़ा है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से जो प्रॉफिट है वहाँ पर कमी आई है। इतना डेटा समझ जाने के बाद हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रॉफिट में कमी आई होगी तो प्रोविजनिंग ज़रूर बढ़ी होगी, क्योंकि बैंक ने एज यूजुअल परफॉर्मेंस दी है। ऊपर इतना बड़ा ड्रॉप तो नहीं आना चाहिए था जो हमने ऊपर देखा। तो इसीलिए हम चलेंगे अभी प्रोविजनिंग पर, और प्रोविजनिंग हम देखेंगे पॉइंट नंबर कितने में दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। थोड़ा सा एहसान करते हैं लोग रिजल्ट हमारे साथ शेयर करके। हम आप सब शेयर होल्डर्स होते हैं, तो थोड़ा सा ना क्या करना चाहिए कि हम सबको कहना चाहिए भाई 1 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन रिजल्ट ऐसे पीडीएफ में दो कि हम जूम करें, जितना मन हो उतना जूम कर लें, अंदर तक घुस जाए उसके। अभी हम आते हैं कहाँ पर, प्रोविजनिंग पे। यहाँ पर आप 8 नंबर पॉइंट देख सकते हो, प्रोविजंस अदर देन टैक्सेस। इस पे आते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखोगे, नॉर्मली उनकी प्रोविजनिंग 7,500 करोड़ के आसपास चलनी चाहिए।
जो कि पिछले क्वार्टर में 10,118 करोड़ हो गया। ऑफकोर्स सी बात है, होगा ही होगा। और जस्ट इस क्वार्टर में 10,342 करोड़ हो गया। प्रोविजनिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं, मतलब हमको बढ़त दिखाई दी है। अब अगर यहाँ से आप देखोगे 200 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग, और यहाँ पर 200 करोड़ रुपए अगर बढ़ा दिए जाते तो 5,200 प्लस 200 यहाँ पर लगभग 5400 आ जाता ना। तो 5400 वही प्रॉफिट यहीं पर जाकर बैठता। ऊपर जैसी परफॉर्मेंस रहती वही यहाँ पर रहती। क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ गई है, इसीलिए जो प्रॉफिट है वहाँ पर बहुत बड़ा हमको जंप यहाँ से यहाँ पर नहीं देखने को मिला, इवन ड्रॉप ही देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर से यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, और वो इम्प्रूवमेंट है ऊपर जो अदर इनकम वगैरह हो गई हैं उसके कारण। इतना रिजल्ट हमने देखा, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिला कि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कह दें भाई साहब आप 6% ऊपर भाग जाओ। अभी आते हैं एनपीएस पर। एनपीए का मामला थोड़ा सा सीरियस होता है जब भी हम किसी सरकारी बैंक की बात करते हैं, और अगर वो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जो पूरे भारत को नचाता है, पूरे भारत को चलाता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए होती हैं। कुछ बातें समझिएगा। पहले तो ग्रॉस एनपीए मतलब जो टोटल इनका एनपीए हो जाता है, पैसा वापस नहीं आता। नेट एनपीए मतलब प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनपीए हुआ, हमने प्रोविजनिंग कर दिया, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग इज इक्वल टू नेट एनपीए, एनएनपीए उसको कहते हैं, ठीक है। तो नेट एनपीए इनका हो गया है 1.23%, जो कि घटा है 1.59% से। यहाँ पर बहुत बेहतरीन हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक। ग्रॉस एनपीए में भी हमको बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, 5.28 से 4.77 पे आया है, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत बेहतरीन, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, हमको बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक। ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अभी एग्जैक्टली आपको फोकस कहाँ पर करना है, अभी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले ऑर्डर की। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो यही 5.5% के आसपास इनका जाता, ऐसा इन्होंने कहा है अपने रिजल्ट में। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। और जो नेट एनपीए है, ये नेट एनपीए मतलब ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग इज इक्वल टू नेट एनपीए आता है, तो ये 1.8% आता, जो कि यहाँ से कोई इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखाई देगी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब अभी जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं आप उनको एनपीए में मत घोषित करो, उनके खिलाफ एक्शन वगैरह मत लो। तो अगर हम नॉर्मल सेंस में समझना चाहें, वर्स्ट केस सिचुएशन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अभी है वो ये है कि 1.8% उनके पास नेट एनपीएज हैं और 5.5% उनके पास ग्रॉस एनपीए हैं। और यहाँ पर ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बस ये तो इतना ही हो गया, इसको आप एक दूसरे एंगल पर लेकर चलिए, और वहाँ पर जो समझाऊंगा उसको समझिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1% की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है। ये बैंक इतना बड़ा है ना भाई साहब, एक बार के लिए ये नीचे वाले 150 को तो ऐसे ही प्रॉफिट अपना दिखा दे कि हाँ भाई देखो प्रॉफिट किसको कहते हैं। इस बैंक के साथ या फिर अन्य पीएसयूज के साथ दिक्कत क्या आती है, मैनेजमेंट एग्रेसिव होकर काम नहीं कर सकता, ठीक है। आप सरकारी बैंक में चले जाओ, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, अगर कोई हो सरकारी बैंक के एम्प्लॉय, अब तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। अब तो मैं खुद देखता हूँ कि हाँ चलो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि सरकारी बैंक में चले जाओ लोन लेने, हाँ सर मैनेजर साहब से कह दो भाई साहब लोन चाहिए, तो कहेंगे अच्छा लोन चाहिए, कोई बात नहीं कल आइएगा, मतलब सीधे कल आइएगा, आज हम थोड़ा सा बिजी हैं। प्राइवेट बैंक में चले जाइए और इसी बेस पे हमको रिजल्ट में साफ ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। प्राइवेट बैंक में चले जाइए, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आप में से कोई सरकारी बैंक का एम्प्लॉय हो, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये चीज़ जनरल टेंडेंसी है इंडिया में, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज हो जाना। क्योंकि आप अभी कोटक बैंक का रिजल्ट उठाकर देखो या फिर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट उठाकर देखो, मतलब कमाल के रिजल्ट वो लोग पेश करते हैं। क्यों वहाँ पर ये सब चीज़ें कम हो पाती हैं? और दूसरी जो चीज़ है, सरकार को कहीं भी उलझन हुई, थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो तुरंत देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ नज़र घुमा के, अरे भाई हमारा दोस्त है, ये हमारी मदद करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगा अच्छा चलो मदद करनी है, चलो कर देते हैं, सबको बचाएंगे। यस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया सामने। तो ये सब काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सरकारी बैंकों के ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाती है। मैनेजमेंट एग्रेसिव होकर काम नहीं करना चाहता, उनको लगता है कि बस नौकरी मिल गई है, काम कर लो, आगे बढ़ो। अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और बहुत कुछ सरकार चेंज भी करना चाह रही है डाइवेस्टमेंट के थ्रू। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी चलते हैं, रिजल्ट का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कहाँ पर, चार्ट पर। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, अर्निंग पर शेयर, उसके लिए थोड़ा सा नीचे खिसकना होगा, क्योंकि ये कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी डिटेल्स होती हैं इनके पास कि हम सब पढ़ते पढ़ते एकदम थक से जाएं। कहाँ गया, अच्छा ऊपर ही होगा ईपीएस, तो ये हाँ 1 मिनट, हाँ दिखाई दिया किसी को ईपीएस? जिसको नहीं दिखाई दिया वो वीडियो लाइक कर दे, जिसको दिखाई दिया वो 3 बार लाइक करेगा। अभी देखते हैं हम ईपीएस क्या है इनका। बेसिक ईपीएस आप देखिए 5.82 रुपये, बहुत बेहतरीन, पॉजिटिव साइन। जस्ट पिछले क्वार्टर में 5.13 रुपये इम्प्रूवमेंट, पिछले साल के इस क्वार्टर में
6 रुपये था, यहाँ से कम हुआ था, फिर यहाँ से जंप हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जैक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जानना चाहोगे और इनके प्राइवेट पीयर्स से कंपेयर करोगे, आप कहोगे हैं इतना सस्ता कौन देता है। तो वही चीज़ थोड़ा सा समझिएगा, ये 7.5 लाख यहाँ पर क्यों आया है, 1000 गुणे 750, ये क्या है। चलिए 1 मिनट, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, क्या से क्या आ गया। देखिए 5.82 हम 5.82 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 4, क्योंकि 4 क्वार्टर हम अगले मान लेते हैं, ये इतना ही पैसा कमाते हैं। तो 23 रुपये 28 पैसे। अभी दाम कितना इनका चल रहा है, ठीक है, 358 रुपये। इतना भागने के बाद भी आप देखिएगा कितना सस्ता अवेलेबल है शेयर, ठीक है। इसको हम 23 रुपये 28 पैसे मानेंगे, तो चलिए कितना हो गया, 358 मान लेते हैं अपॉन 23.3 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, कितने रुपए पे मिल रहा है, कितने प्राइस टू अर्निंग पे, 15। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पी कितनी है, 15 की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 15 का। अभी सोचिए बाजार की पी कितनी चल रही है, 40 की। बाजार से ये 3 गुना सस्ता स्टॉक अवेलेबल है। क्या कारण है, मैंने आपको समझाया। इसमें से 15 रुपए की पी तो सरकार लेकर भाग जाती है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दे देगी। 15 रुपए की पी इनके मैनेजमेंट जो एग्रेसिव नहीं होते हैं वो लेकर भाग जाते हैं, और इसी कारण इतना सस्ता हमको स्टॉक मिलता रहता है। इतना भाग जाने के बाद ये हाल है। यही स्टॉक 200 पे था तो भी इतना ही कमा के दे रहा था, वहाँ कितना डर्ट चीप आपको मिलता है। और ये कंपनियाँ ऐसी ही रहेंगी इस बाज़ार में। भाग रहे हैं, भागने दीजिए, वॉल्यूम काफ़ी कुछ कहता है हमसे, बाकी भाग रहे हैं, भागने दीजिए। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कुछ ना कुछ एग्रेसिवली चेंज नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। अभी एग्जैक्टली हमको करना क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, उसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रन का चार्ट देखोगे तो एक समय था जब 350-400 ट्रेड किया करता था। पीछे जाओगे तो बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी आप देखिए अपने हाइज को क्लेम कर रहा है, क्योंकि निफ्टी तो पहले ही क्लेम कर चुकी है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जहाँ पर है 355-60, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस अब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाकर पीछे देखोगे बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो मैं आपको, अगर आपको हमारी बात माननी है, मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, क्योंकि ये RSI के लिए भी ओवरबॉट सिचुएशन है, ठीक है। बहुत से इंडिकेटर्स ओवरबॉट सिचुएशन दे रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेशन अगर आप देखोगे तो बुलिश है, इस स्टॉक को आप बाई करके रख सकते हो, लेकिन फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर, जो कि 335 के आसपास है, ठीक। 330 से 335 के आसपास है, अंग्रेजी थोड़ा कम आती है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप यहाँ से 30 रुपये यानी कि 8-10% का आप स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते, मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दूंगा। बाकी जो लोग फ्रेश खरीदारी किए हैं, तो रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो इस स्टॉक को भगा दे। तो फिर स्टॉक भागा क्यों, क्योंकि रिजल्ट से उम्मीदें सबको होता है ना, कि अच्छे बैंकों से बहुत अच्छी उम्मीदें रहती हैं, और जो सरकारी बैंक होते हैं उनसे ये उम्मीदें रहती हैं कोई हमारे सामने एक्सीडेंट ना ला कर दें। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एज यूजुअल परफॉर्मेंस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले भी सस्ता था, अब भी सस्ता है। हम करेंगे क्या, सस्ता माल हमेशा नहीं खरीदना चाहिए, कभी कभी दिक्कत का सबब बन जाता है। खैर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बुरा नहीं है, स्टॉक बुरा नहीं है। आगे सिचुएशन बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश भी ये करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ, फ्रेश बाइंग की सलाह कई बार दिया हूँ, और कई बार हम खुद इसमें गलत साबित हुए हैं। दिल टूट जाता है ऐसे स्टॉक्स को देखकर जो हमें धोखा देकर भाग जाते हैं। बाकी जो धोखा देता है जाने दीजिए, कोई और आएगा, कोई अच्छा स्टॉक आएगा, बहुत से हैं। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट कैसा लगा बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्राइस का मोमेंटम आया है वो बाजार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आया है, ऐसा कुछ नहीं चेंज हो गया है। रिजल्ट सबको लग रहा था कि ठीक ठाक, बस एक बार हमारे लिए ठीक ठाक रिजल्ट पेश कर दें, तो वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर अभी पेंडिंग है, तो उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। NPAs थोड़े से ना इनके हायर नोट पे रहते हैं, सरकारी बैंकों का यही हाल होता है, तब भी बहुत मेंटेन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।